नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हमने कल 7th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया था, तो आज 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जैसे कि भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए फिर भी कुछ लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जुड़ जाएँ। फिर कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में। पहला एक इंडेक्स पेज का शॉर्ट वीडियो डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा शाम तक ही, जिसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें 8th क्लास में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, क्या जानना है। ठीक है, एनसीईआरटी 8th क्लास की है और बहुत जल्द हम 9th 10th 11th 12th कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। जैसे ज्योग्राफी में हमारा 7th क्लास चल रहा है, बट उसके लिए इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट फिर भी कंटिन्यू करेंगे जल्द से जल्द। हिस्ट्री की कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तुमने देखा था जैसे कि हमने 7th में पढ़ा था मध्यकाल के बारे में, जैसे 6 में हमने पढ़ा एंशिएंट के बारे में, मिडावल के बारे में हमने पढ़ा 7th में। अब हम 8th में पढ़ेंगे मॉडर्न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ बेसिक जानकारी मिलती है, बट बेसिक में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे देखते हैं, चलिए, और हाईलाइट भी करते रहते हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे डेट के बारे में, कैसे, कब और कहाँ। तो किस डेट में कहाँ क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। कुछ डेटें होंगी। और व्यापार से साम्राज्य तक। सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे कि व्यापारियों का आगमन जो हुआ उसके बारे में, कि कैसे आगमन हुआ था और उन्होंने कैसे कंपनी के आगमन के बाद सत्ता हासिल की, इसमें भी बताया गया, शॉर्ट में बताया गया है, तो इसलिए एक ही चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, बट निश्चित रहिए, हम थोड़ा अंदर जाके जानेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे स्थापित किया, उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे आदिवासी जनजाति का हम समूह के बारे में जानेंगे, कुछ उनकी प्रथाएं जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे आदिवासी दीकू किसे कहते थे। दीकू शब्द दे रखा है, दीकू किसे कहते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, दीकू किसे कहते थे। तो आदिवासी समूह जो थे, अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच कुछ अनबन सी हुई, जैसा कि उनका अपना साम्राज्य चलाते थे जंगल में, बट अंग्रेज़ों ने उस जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया, तो इसलिए ये बाहरी लोग जो आते थे उनको दीकू कहते थे। आदिवासी कंप्लीट जानेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सही से डीप में जाके। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1857 का युद्ध। ठीक है, इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद हम फैक्ट्रियों के बारे में जानेंगे कि हमारा समाज कैसा था, समाज का आर्थिक अर्थशास्त्र समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, जो इन्होंने व्यापार साथ, पहले तो व्यापार जानेंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे एजुकेशन पॉलिसी। इस चैप्टर में हम अंग्रेज़ों की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे हम धर्म सुधार आंदोलन समझ सकते हैं आप, कि महिला जाति सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस चैप्टर में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति। तो देखिए कैसे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी दे रखी है 8th क्लास में। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे बेसिक है, इतना डीप में नहीं गए हैं, बट फिर भी कुछ पॉइंट जो होंगे इसके डीप के बताते चलेंगे। और 12th के एनसीईआरटी जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें काफ़ी डीप से बताया गया है, तो उसे देखेंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बिगिनर हैं तो पहले बेस कंप्लीट करें, और बेस कंप्लीट करने के लिए आपको 8th क्लास का एनसीईआरटी समझना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको पढ़ने के बाद 12th की, और ना इतनी स्टोरी समझ में आएगी क्या था। आप 8th पढ़ेंगे, उसके बाद 12th पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज का चैप्टर देख ही लेते हैं। अलग वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो में भी पॉसिबल होगा तो इसमें ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे, कब और कहाँ, डेटों के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ उसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा मिलेगा, वो फैक्चुअल डेटा लिखना है आपको। ठीक है, बट इतना भी नहीं लिखना है, बट जो कार्य का होगा हमारे लिख लेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खो रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, ये जानने के लिए, कब कौन सा राजा कहाँ पे शासन कर रहा था, कब किसकी मृत्यु हुई, कब किसने कौन सी स्थापना किया, कब किसका शासन हुआ, इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, इसमें नॉर्मल बता रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये एक उत्सुकता जगा रहे हैं 8th क्लास के बच्चे में कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, क्या जानेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डेटा सही नहीं दे रखा है। इसमें अगर ये डीपली से दे देता कि हम इस चैप्टर में ये जानेंगे, ये करेंगे, वो तो सही रहता, अच्छा रहता। बट थोड़ा ये चित्र दे रखा है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है,
ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें ऐतिहासिक सवाल के बारे में, ठीक है, जुड़ाव कैसे हमने पानी पीना शुरू कर दिया था, इसका धीरे धीरे ही इनकी बात जवान पर चढ़ा था। नॉर्मल है ये हमारे लिए, कोई नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, बट कोई नॉर्मल कहानी के रूप में दे रखा है, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार तैयार हुआ, किस तरह नई रुचियाँ चलने में आई। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 8th क्लास का स्टूडेंट हैं फिर भी जो बता रहा हूँ वही पढ़िएगा, ठीक है। ये कोई ऊपर का आप जो फैक्ट पढ़ रहे हैं वो आपकी सिर्फ एक जिज्ञासु के लिए है, अदर नहीं, ठीक है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, जो हमें तारीखें चुनते हैं कि हम क्यों किस तारीख को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे तो तारीखें बहुत हैं कि किस राज्य में शासन किया, कितने साल शासन किया, कौन सा राजा कब बैठा, उसका पुत्र कब बैठा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, बट हम सभी के नहीं जानते ना। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ, इस काल में हुआ। अभी आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, और अभी आपसे कोई पूछ ले राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, या मैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको महात्मा गांधी के बारे में पता होगा, बट राहुल गांधी के बारे में भी पॉसिबल है कि बहुत लोगों को ना पता हो। राहुल गांधी नहीं, आप किसी अदर को ले लीजिए, ठीक है, किसी भी अदर को ले सकते हैं, आडवाणी ले लीजिए, टाटा अंबानी ले लीजिए, इनके बारे में नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में हम वो जानेंगे, ठीक है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास में लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल का एक सीक्वेंस जानेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल का सीक्वेंस काफ़ी बार पूछ लेता है, और पूछ लेता है किस काल में क्या हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं गवर्नर जनरल का पहले जानते हैं कि सबसे पहले इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है। बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो क्लाइव था, और पूछता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर रखिएगा पॉइंट, प्रथम गवर्नर कौन था, क्लाइव था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, और आखिरी लॉर्ड वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी सबके बारे में जानते हैं। लॉरेंस, लिटन, रिपन, कजन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अगर सीक्वेंस बता रहा है इसमें तो बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको एक फॉर्म के रूप में एक वर्बली दे दूंगा डिटेल, ठीक है। तो इतिहास में गवर्नर जनरल वायसराय को कभी न कभी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धि के आधार पर ही तय होता था। ओके, चलो मान लिया तय होता था, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे कई टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। जैसे कि हमने बांट दिया 1857 का युद्ध, सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 से पहले क्या हुआ, 1857 के बाद सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, अर्थशास्त्र में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे हमारी अर्थशास्त्र प्रणाली में चेंज आए। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जैसे कि हमारे पास तो जब मॉडर्न काल चल रहा था तो हमारे पास तो कोई लेखा जोखा रखते नहीं थे भारतीय, जो अपना लिखित दस्तावेज रखते थे, अंग्रेज रखते थे। और अंग्रेज़ कभी अपने बारे में तो गलत बोलेंगे नहीं। जब अपने बारे में आप खुद लिख रहे हैं तो आप अपने बारे में तो गलत बोलेंगे नहीं, आप सामने वाले को दिखाएंगे ना गलत। वही बता रहा है कि कैसे हम विश्वास करें कि ये हुआ था हमारे साथ। तो इसके लिए भारतीयों ने अलग अलग प्रकार का, जैसे अंग्रेज भारतीयों की नीति का बहुत मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने हमारे काल को डिवाइड ऐसे किया था कि मुस्लिम काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेज काल। कि हिंदू जो एंशियंट काल था वो हिंदू काल था, मिडावल था मॉडर्न, मिडावल जो था मुस्लिम काल था, और मॉडर्न जो था अंग्रेजों का काल था। इस प्रकार डिवाइड किया था। तो इसके लिए हमारे काफ़ी लोग जो थे मराठा के ठाड़ पड़े थे, काफ़ी लोग थे, इन्होंने काफ़ी दूर दूर गांव जाके
जो हमारे इतिहास की पुस्तकें थी, पन्ने थे, उनको कलेक्ट किया। उनको कलेक्ट करके ये हम 12th में पढ़ेंगे कि कैसे महीनों इधर घूमे उधर घूमे, उसके बाद कलेक्ट करके सारे इतिहास बताया कि भारत का इतिहास कैसा उज्जवल भारत था, जिसके लिए यूरोप से आने वाले भी लोग आना चाहते थे भारत में। सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसे ही नहीं कहते थे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो थे ये यूरोपवासी के, यूरोपियों के थे, ठीक है, दार्शनिक और लेखक। तो यहाँ के लेखक थे, ये दार्शनिकों ने अपनी अपनी किताब लिखी, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, ब्रिटिश भारत का नाम किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को देखे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। इन्होंने कहा पहले एंशिएंट हिंदू काल था, फिर मुस्लिम काल, फिर ब्रिटिश काल। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जेम्स मिल के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, खासियत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हैं। अतीत के बारे में मित्रों को लगता है ठीक है हमने जान लिया इतना, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हम वही जानेंगे, अदर हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये क्या बताते हैं मिल साहब? मिल साहब कहते हैं कि सभ्यता के समाज में यूरोप से पीछे था भारत। इतिहास की उनकी हिस्सेदारी से भारत के अंग्रेज़ों ने आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था, और ये तो बहुत सभ्य थे। कहते हैं कि यहाँ पहले अंग्रेज़ों का कहना था, स्टोरी के रूप में जानेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अंग्रेज़ों का कहना था कि भारत जो है तानाशाहों का राजा है, तानाशाहों का राज्य है, और यहाँ हम सभ्य बनाने आए हैं भारतीयों को, कि यही सिविलाइज्ड हैं और हम सब आदिवासी इनके लिए थे, आदिवासी थे, जनजाति थे, और ये सभी थे, सिविलाइज थे, ये हमें सभ्य बनाने आए थे। अपने आप को ऐसा, अगर कोई आप सेल्फ लिखेंगे तो अपने बारे में तो गलत लिखेंगे नहीं, वही बताया गया है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता के राह पर ले जा सकता है। देखिए ये हमें सभ्यता की राह पर ले जाएंगे, जिन्होंने खुद कितना हिंदू, जिन्होंने खुद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डिवाइडेंस की जन्मभूमि निभाई। जितने भी आज आप देखते हैं कि ये देश, इस कंट्री से इज़राइल के पास में आप देखते हैं, तो उसमें भी अगर कोई कांड हो रहा है कहीं भी वर्ल्ड में, तो उसका मेन रीज़न है ब्रिटिश रूल, यूरोपियंस, क्योंकि इन्होंने ऐसे बीज बो दिए हर जगह, ये जहाँ गए वहाँ इन्होंने इस प्रकार से बीज बो दिए कि वो छोड़ने के बाद भी वहाँ पे शांति नहीं है, और ये अपने आप को सभ्य बताते थे। इस काम के लिए ज़रूरी था कि ये भारतीय यूरोपीय राष्ट्र से कला संस्थानों कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और आज देखिए पूरी यूरोपियंस की अगर जीडीपी मिला लें तब भी हम आज भारत ब्रिटिश से खुद आगे हैं, ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले अंधकार का दौर था। इनके अकॉर्डिंग क्या इस तरह धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हम मान लें ऐसा सही है? क्या इतिहास किसी हिंदू दौर या मुस्लिम दौर में बटा था? ऐसा हम कैसे मान लें? अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन काल और मध्यकालीन, तो हमारे जो लेखक थे, भारत के लेखक, उन्होंने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अंग्रेजों ने तो 3 काल में बांटा अपने अकॉर्डिंग कि हिंदू काल, मुस्लिम काल, अंग्रेज काल, बट हमारे इतिहासकारों ने उसे बांटा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है, 3 वर्गों में डिवाइड किया, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। और आधुनिक काल जो था, ठीक है, यहाँ जानते इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता के ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हमें अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, और इस कारण हम आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग के बारे में कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे
नॉर्मल नहीं पूछेगा, बट स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनसे पूछ सकता है कि औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है, इस किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, राजाओं को हराया दबाया, उनके बीच में फूट डालकर राज किया, निपटने के लिए राजस्व वसूल किया। मान्यताओं आप जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव है, हम ये सब पढ़ेंगे पूरी बुक में 8th क्लास की। ठीक है, तो वो पूरा सारांश दे रहा है एक चैप्टर में। सन 1964 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना और सिपाहियों को बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही है। चलिए पढ़ने, अब हम जानते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सभी रिकॉर्ड जो अंग्रेजों ने रिकॉर्ड तैयार किए थे अपने इतिहास के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनके हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले साफ साफ लिखे रहते थे। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों से अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए कि अभिलेख जो उनके पास कागज़ होते थे, अभिलेख कागज़ के रूप में बताया जा रहा अभिलेख है कोई डॉक्यूमेंट, उसे संभाल रखने के लिए इन्होंने कक्ष भी बनवाए, रूम्स बनवाए, संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र ज्ञापन का आज भी अभिलेखों में देख सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं। आगे जानते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चालन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अगर किसी कोई वर्क आपको करना है तो उस वर्क के बारे में पहले जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, ये सब सर्वेक्षण किए गए। ठीक है, रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है, ज़मीन के बारे में बताने के अधीक्षण किए गए थे उसके बारे में रिकॉर्ड दे रखा है, तो हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर एक कंप्लीट होता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने जो हमारे लिए था वो बता दिया। नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे जो उसमें हम जानेंगे काफ़ी अच्छे बारे में कि कैसे व्यापारी अंग्रेज हमारे देश में आए, कौन से क्रम में आए और क्या कैसे क्या रास्ता अपनाया कि हमारे शासन ऊपर शासन किया। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक क्रम का क्वेश्चन बनता है, जो पहले ही क्वेश्चन आपने देखा था यहाँ पे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा डेट के बारे में, तो कौन सा यहाँ पे हमने जाना था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम अगर जानेंगे कि हमारा जो प्रथम गवर्नर था बंगाल का क्लाइव था, बट जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा लॉर्ड बेंटिक था। ठीक है, तो इसमें वो पॉइंट हाईलाइट करता हूँ जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल नहीं, प्रथम गवर्नर क्लाइव था और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और अंतिम वायसराय, क्योंकि 1856 का जो एक्ट आता है, 1858 का एक्ट आता है, उसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के पद को नाम दिया जाता है वायसराय। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ना। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का लिखा नहीं है, बट बंगाल का था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा बेंटिक था, विलियम बेंटिक। 1833 में बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 का जो चार्टर आया था वो हम आगे जानेंगे, आपको भी क्लियर होगा। चार्टर के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक। और इसके साथ साथ कंपनी के जितने भी व्यापारिक शासन थे, कंपनी व्यापारिक रूप में कार्य कर रही थी, उसे समाप्त करके कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी 1833 में।
1858 का एक्ट आता है। 1858 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल का पद होता है समाप्त कर देते हैं, उसके स्थान पे वायसराय का पद बनता है। वायसराय का पद बनता है और भारत सचिव का बनता है। तो सब हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो वायसराय का पद वहाँ से बन जाता है 1858 से, और वो पद जाके समाप्त होता है 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट अंतिम वायसराय होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसको नीड है, ज़रूरत पड़े। मे भी अगर आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहले से पढ़ते हैं तो आपका बेस क्लियर होगा, जिससे आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। थैंक यू।